नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 13 और आज के इस लेक्चर में हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो सबकी जुबान पे रहता है और उस टॉपिक का नाम है एनर्जी। उसमें भी हम एक खास टाइप की एनर्जी का डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है, काइनेटिक एनर्जी। नाउ एनर्जी क्या होती है इसको समझने से पहले एनर्जी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्चुअल में इस एनर्जी वर्ड को हम अपनी रोज की जिंदगी में क्या करते हैं, यूज करते हैं। हमने सुना है या फिर बोलते हैं हमने ये अनुभव किया है, जब भी कोई इंसान बहुत तेज दौड़ रहा होता है तो हम कहते हैं उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, और जब भी कोई इंसान ऐसे मरे मन से चल रहा है, बहुत स्लो है, तो हम कहते हैं उसके पास एनर्जी क्या है, बहुत कम है। कभी कभी आपने मुझे भी देखा होगा, अगर मैं यहाँ पर बहुत जोश से पढ़ा रहा हूँ या बोलते हैं बहुत तेज तेज यहाँ पर बोल रहा हूँ या बहुत एक्टिविटी में कर रहा हूँ, तो आपको लगता होगा कि आज सर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और कभी कभी ऐसा होता होगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है या फिर मुझे बुखार आया है या फिर कोई और चीज़ें हो रखी हैं ज़िंदगी में, तो मैं बहुत स्लो यहाँ पर काम कर रहा हूँ, या बोल सकते हैं पूरा मेरा अंदर से जो एक्साइटमेंट है वो बाहर नहीं आ रहा है और मैं आराम से बड़े मन से लगाऊँ, बच्चों आज ये पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे मैं बातें कर रहा हूँ, तो आपको लगता होगा कि आज सर की एनर्जी क्या है, बहुत कम है। क्या आपको पता है जो हमारी धरती है, इस धरती में जीवन संभव है किसकी वजह से, एनर्जी की वजह से। जो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। इस धरती पर हम मानव रहते हैं और मानव हमेशा हायर एनर्जी गेन करना चाहता है, ज़्यादा एनर्जी गेन करना चाहता है, और इसी एनर्जी को गेन करने के लिए वो क्या करता है, युद्ध करता है, वॉर करता है। उसका एग्जाम्पल क्या है, हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। अभी एक हालिया एग्जाम्पल कौन सा है हमारे पास, रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रखा है। जो ज़्यादा एनर्जी वाला देश होता है वो ये चाहता है कि जो लो एनर्जी वाले देश हैं वो भी उसके साथ मिल जाएं, या फिर वो उसके हुकूमत के तले क्या करें, कार्य करें, और उस ऐसा कराने के लिए वो क्या करता है, दूसरे देश पर आक्रमण करता है। और किसी युद्ध का अंत भी किसी एक एनर्जी के बहुत ज़्यादा यूज करने से हो जाता है, या बोल सकते हैं उसकी लिमिट से ज़्यादा यूज करने से किसी युद्ध का अंत भी होता है, जिसका एग्जाम्पल कौन सा है, हिरोशिमा और नागासाकी। क्या हुआ, जो परमाणु बम है उसको क्या कर दिया हमने, यूज कर दिया, जिससे क्या हुआ, इतनी ज़्यादा जनहानि हुई कि हमें युद्ध क्या करना पड़ा, रोकना पड़ा। सब किसकी वजह से हुआ, एनर्जी की वजह से ही हुआ। हमारे जो देवी देवता हैं जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं उनसे कि जो हनुमान जी के पास कौन सी एनर्जी है, विंड एनर्जी है। जैसे जो इंद्र भगवान है हमारे, तो इंद्र भगवान के पास क्या होता है, वज्र होता है, उनके पास कौन सी एनर्जी है, लाइटनिंग एनर्जी है, या बोल सकते हैं उनके पास रेडिएशन की एनर्जी है, या वो बरसात करा सकते हैं, तो उनके पास कौन सी एनर्जी है, वाटर एनर्जी है। तो मतलब एनर्जी हमारे आसपास घूमती है, या बोल सकते हैं हम एनर्जी को अपने डेली जीवन में यूज करते हैं, या बोल सकते हैं हम सब एनर्जी के अलग अलग एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जो एनर्जी ये वर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे आपका फिजिक्स का टीचर या मुझसे आपका वाइवा वाला आपसे पूछे, वाइवा वाले सर आपसे पूछे कि व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी है क्या, तो आप कैसे उनके सामने इस चीज़ को रखोगे। तो इसी का आंसर क्या करेंगे आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो कैसे डिफाइन करेंगे एनर्जी को। अगर आपसे पूछे डिफाइन एनर्जी, हाउ यू कैन डिफाइन एनर्जी। देखो, एनर्जी को डिफाइन करना कोई ऐसे आसान काम नहीं है। क्यों आसान काम नहीं है, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में हमारे पास एनर्जी कोई एक टाइप की नहीं होती है, अलग अलग टाइप की एनर्जी होती है। यानी वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये साउंड निकल रही मेरे मुंह से, तो ये क्या है, साउंड एनर्जी है। जैसे हवा चल रही है, वो कौन सी एनर्जी है, विंड एनर्जी है। जैसे मैं ऐसे घिस रहा हूँ, मेरे यहाँ पर क्या हो रहा है, हाथ गर्म हो जा रहे हैं, कौन सी एनर्जी है, ये फ्रिक्शनल एनर्जी है, या बोल सकते हैं मोशनल एनर्जी है। यानी हमारे पास जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, अलग अलग टाइप की होती है। तो इसलिए एनर्जी को डिफाइन करना, किसी एक एनर्जी के बेस पर सब एनर्जी को डिफाइन कर देना क्या है, इम्पॉसिबल काम है, या बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट काम है। तो कैसे डिफाइन करें हम इसको, तो हम इसको लूजली डिफाइन कर सकते हैं, या बोल सकते हैं एक सस्ते तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक बात जो आपको एनर्जी के बारे में पहले से जान लेनी चाहिए वो ये है कि एनर्जी इज ए स्केलर। दो टाइप की होती है ना, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, दूसरा होती है क्या, स्केलर क्वांटिटी। तो एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, इतना हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर ये स्केलर है तो क्या होगा, स्केलर का मतलब नंबर, यानी कुछ न कुछ नंबर से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लिया हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम ये बोलेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, एक खास टाइप का नंबर होता है, और उस नंबर को हम क्या बोल दे रहे हैं, एनर्जी बोल दे रहे हैं।
और ये जो नंबर है जो उस ऑब्जेक्ट के पास है वो चेंज होगा जब हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स को चेंज करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एनर्जी इज ए नंबर एसोसिएटेड विथ एन ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट ही बोल सकते हैं। अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है देन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सिस्टम। ठीक है, तो किसी सिस्टम की एनर्जी एक ऐसा नंबर है जो नंबर चेंज होता है कब, जब हम उस सिस्टम पर या उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स को चेंज करते हैं। तो दिस इज द ए सिंपल वे टू एक्सप्लेन एनर्जी। तो वही चीज मैंने यहां पर आपको लिख के दे दी है। क्या बोला हमने, एनर्जी इज ए नंबर दैट एसोसिएटेड विथ एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम। और नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा, दिस एनर्जी नंबर, जो एनर्जी नंबर है, विल चेंज बाय चेंजिंग फोर्स। अब इसको समझो जरा कि दिस एनर्जी नंबर विल चेंज बाय चेंजिंग फोर्स। फॉर एग्जांपल देखो, मैं क्या कर रहा हूं, पार्क में जॉगिंग कर रहा हूं। ठीक है, और पार्क के किनारे में एक छोटा सा बालक खड़ा हुआ है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से आराम से दौड़ रहा हूँ, मैं ऐसे कुछ भी मैं सुन रहा हूँ या फिर सोच रहा हूँ, मतलब बहुत तेज नहीं दौड़ रहा मैं, मेरी जो स्पीड है वो क्या है, बहुत कम है। तो बालक मुझसे क्या कहता है, ये भैया कितने आराम से दौड़ रहे हैं, इनके पास तो एनर्जी ही नहीं है। ये मेरे कान में आवाज़ पड़ती है। मैं कहता अच्छा, फिर मैं क्या करता हूँ, अपने पैरों से धरती पर जोर जोर से फोर्स लगाना स्टार्ट करता हूँ और तेज दौड़ना स्टार्ट करता हूँ। मैंने क्या किया, फोर्स चेंज किया नहीं किया। अब मैं तेज दौड़ रहा हूँ यूँ करके, जैसे ही मैं तेज दौड़ना स्टार्ट किया उसी बालक का स्टेटमेंट चेंज हो गया। अब वो क्या कर रहा है, भैया बहुत तेज दौड़ रहे हैं, इनके पास क्या एनर्जी है। सेम आदमी है, बस उसने क्या किया, अपने फोर्स को चेंज किया। फोर्स के चेंज करते ही उस बालक के स्टेटमेंट में चेंज आ गया। पहले एनर्जी कम थी, पहले यानी बोलते हैं पहले एनर्जी नंबर कम था, अब एनर्जी नंबर क्या हो गया है, बढ़ गया है। यानी मेरे पास एक ऐसी क्वांटिटी है, या बोल सकते हैं एक ऐसी चीज है मेरे पास, या बोलते हैं एक ऐसी स्केलर क्वांटिटी है जो फोर्स के चेंज करने से क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है, जो क्या है, एनर्जी है। ये बात समझ में आई? तो एनर्जी को हम क्या करेंगे, इस तरीके से फिलहाल डिफाइन करेंगे। जब हम अलग अलग तरह की एनर्जी पढ़ेंगे तो अलग अलग तरह की एनर्जी को हम अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, एक हम उसे लूजली स्पीकिंग बोल सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आप पीएचडी कर रहे हो, एनर्जी की ये डेफिनेशन दोगे, वहां पर आप किस टाइप की एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे हो उस पर निर्भर करेगा। जैसे अभी हम किसकी बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, तो इसको डिफाइन करने का तरीका अलग रहेगा। अब आगे चलकर आप विंड एनर्जी की बात करोगे, पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की बात करोगे, मैग्नेटिक एनर्जी की बात करोगे, तो हर टाइप की एनर्जी को डिफाइन करने का तरीका क्या रहेगा, आपका अलग रहेगा। ये बात समझ में आई आपको? तो ये क्या होगा, हमारा एनर्जी के बारे में उसकी डेफिनेशन होगी। अब देखो फिर क्या हुए, एनर्जी के बारे में साइंटिस्ट ने और ज़्यादा जानने की कोशिश करी और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, नंबर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट किए। और नंबर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक बात तो ये पता चली कि एनर्जी नॉट ए सिंगल काइंड, एनर्जी कोई एक सिंगल काइंड की नहीं होती है, ये अलग अलग टाइप की होती है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर हमने क्या किया, डिस्कस किया। दूसरा और इससे भी खूबसूरत बात ये पता चली एनर्जी के बारे में कि इस पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है। पहली बात ये पता चली। इसके बाद जो तीसरी बात पता चली कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, या बोल सकते हैं एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप, जो कि क्या था, अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, जो कि ट्रू फॉर आवर यूनिवर्स, जो हमारे यूनिवर्स के लिए क्या है, बिल्कुल सत्य है कि एनर्जी को एक टाइप से दूसरे टाइप में क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। अगर मैं आपको यहाँ पर सिंपली बोलूँ कि मान लिया हमारे पास क्या है, कोई एनर्जी है, मान लिया विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी कैन बी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे विंड फ्लो कर रही है यूँ करके हमारे इन्वायरमेंट में, तो जो ये इस विंड का फ्लो है ना, और इसके अंदर जो एनर्जी है, इस एनर्जी को मैं, इस एनर्जी की हेल्प से मैं बल्ब जला सकता हूँ, यानी इसको मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकता हूँ। दिस इज द पावर ऑफ स्टेटमेंट ऑफ, मतलब दिस स्टेटमेंट, या बोल सकते हैं द एक्सपेरिमेंट जो किए साइंटिस्ट ने, वहां से ये क्या निकल के आया, रिजल्ट निकल के आया कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू, या बोलते हैं वन टाइप टू अनदर टाइप। और जो सेकंड था वो क्या था कि एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व। अगर मैं जो मैंने अभी टूटे फूटे तरीके से 3 पॉइंट आपको बताए, इन तीनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो मैं बोलता हूं कि आवर यूनिवर्स हैव ए वंडरफुल प्रॉपर्टी, एंड दैट इज energy can be transformed from one type to another type, and most importantly energy of, या बोलते हैं total energy of our universe
इज रिमेन सेम। इस ट्रांसफॉर्म होने के दौरान, ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं, कभी कभी ट्रांसफर भी बोलते हैं, जब एनर्जी एक टाइप से दूसरे टाइप में ट्रांसफर होती है, तब इस प्रोसेस के दौरान जो यूनिवर्स की जो नेट एनर्जी है या फिर टोटल एनर्जी है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। मान लिया यूनिवर्स की अभी जो एनर्जी है वो एक्स नंबर है, जैसे बोला ना एनर्जी क्या है, एक नंबर है, मान लिया वो नंबर क्या है मेरा एक्स है, देन दिस एक्स रिमेन कांस्टेंट, चाहे धरती में कितने ही टाइप का एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो जाए या बोलते ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो जाए, ये एक्स में कभी भी चेंज नहीं आएगा, दिस नंबर रिमेन कांस्टेंट एंड दिस होल स्टेटमेंट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस पूरे स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ये बात समझ में आपको? तो जो मैंने आपको मुंह से बोला वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्या बोला? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हेडिंग है, उसके नीचे क्या लिखा है, अवर यूनिवर्स हैव ए वंडरफुल प्रॉपर्टी दैट इज लिख देना यहाँ पर, दैट इज एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं और कभी कभी ट्रांसफर भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों वर्डिंग क्या होती है, यूज होती हैं। ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर टाइप, एक टाइप से दूसरे टाइप में, बट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या लिखा है मैंने, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज सेम। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी को मैं क्या बोलता हूं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता हूं। अगर समझ में नहीं आया, देखो इसको ऐसे समझते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं कि इस पूरे यूनिवर्स का अगर जो एनर्जी नंबर है वो एक्स है, तो वो एक्स क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अगर ये एनर्जी नंबर है तो इस एनर्जी नंबर को मैं किससे चेंज कर दूं, रिप्लेस कर दूं, मनी से रिप्लेस कर दूं। मान लिया मेरे पास हमारे पास 3 बैंक हैं, एक बैंक अमेरिका में है, दूसरा बैंक इंडिया में है और तीसरा बैंक कहाँ है, ढाका में है या बोलते हैं बांग्लादेश में। तो हमारे पास 3 बैंक है, इस तरीके से 3 बैंक बना दो पहले, इस तरीके से एक बैंक ये है, ठीक है, और एक बैंक कहीं यहाँ है, इस तरीके से, ओके। बैंक की बिल्डिंग ऐसी तो होती है कैसी, थोड़ा बहुत, और एक बैंक क्या है, ये है, ठीक है। नाउ इनमें से एक बैंक अमेरिका का है, ये बैंक कहाँ का है, अमेरिका का, ये बैंक कहाँ का है, इंडिया का, और ये बैंक कहाँ का है, ढाका का, या बोल सकते हैं बांग्लादेश का, ठीक है, BD फॉर बांग्लादेश। ये बात समझ में आई आपको? नाउ हम सब जानते हैं जो अमेरिका की करेंसी है वो क्या है, डॉलर है। मान लिया अमेरिका के जो बैंक है उसमें $100 थे, या बोल सकते हैं कितना बोल दो, 100 बोल दो, 1000 बोल दो, कुछ भी बोल दो, $100 थे बोल दिया। यहाँ कितने डॉलर था इसके बैंक में, $100 था। इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, यानी अभी मान लिया ये 3 बैंक मिलकर एक यूनिवर्स का निर्माण कर रहे हैं और इसके पास कितनी एनर्जी है, कितने डॉलर हैं, कितने रुपए हैं, $100 हैं, इसके पास जीरो, इसके पास जीरो। इसने क्या किया, यहाँ से इस बैंक ने यहाँ से $10 इंडिया को ट्रांसफर करे, कितने डॉलर, $10, कितने डॉलर, $10। और जैसे ही ये $10 इंडियन बैंक में पहुंचेंगे, एक किस में चेंज हो जाएंगे, दूसरी टाइप की करेंसी में चेंज हो जाएंगे, नहीं जाएंगे, या बोलते हैं दूसरी टाइप के एनर्जी में चेंज हो जाएंगे, और यहाँ करेंसी क्या होगी, रुपया होगी। और हम सब जानते हैं ₹1 या बोलते हैं $1 इक्वल टू कितने रुपये, आजकल 80-82 हो रहा है, ठीक है, आने वाले समय में 100 भी हो जाएगा। कितना डॉलर, $100, यानी बोलते हैं $1 इक्वल टू कितना रुपया, $100। अगर $1 इक्वल टू $100 है, अब यहाँ इस बैंक में के पास कितने रुपये हो जाएंगे, बताओ, 100 × 10 यानी कितना, ₹1000। तो यहाँ कितने पहुँचेंगे, ₹1000 पहुँचेंगे। देखो करेंसी क्या हुई, जो रुपया है, मनी है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होगी, ट्रांसफर होगी। लेकिन क्या अभी इन 3 बैंकों की यूनिवर्स की जो नेट करेंसी है, क्या उसमें कोई चेंज आया? अब जो नेट इनके पास मनी है उसमें कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया। सिर्फ जो रुपया है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, या डॉलर से रुपये में क्या हो गया, हमारा ट्रांसफर हो गया। अब ढाका के पास तो कुछ भी नहीं है, बांग्लादेश के पास। अब एक काम किया, यहाँ से इसके बाद कितने रुपए हैं, ₹1000 हैं। ₹1000 में से ₹100 किसको ट्रांसफर कर दिए, बांग्लादेश को ट्रांसफर कर दिए। कितने रुपए, ₹100 बांग्लादेश को ट्रांसफर कर दिए। और अगर मैं थोड़ा बहुत मोटा यहाँ पर देखूँ तो जो ₹1 इक्वल टू होते हैं, बोलते हैं 1 टका। यहाँ की जो होती है करेंसी होती है, क्या होती है, टका होती है। क्या होती है, टका, और शायद सिंबल कुछ ऐसा होता है ना, टका। तो जो 1 टका इक्वल टू होता है मेरे ख्याल से, ठीक है, रुपये से ज़्यादा होगा, यानी 1.28 रुपया, कुछ ऐसा होता है। 1 टका इक्वल टू 1.28 रुपया। अगर इसने, इंडिया ने क्या किए, ढाका के इस बैंक को कितने रुपये, मैं बांग्लादेश के इस बैंक को ₹100 ट्रांसफर करे, तो अब इसके बाद कितने रुपये हो जाएंगे, 228 रुपये, कितने हो जाएंगे, सॉरी 228 टका,
ठीक है, इसके बाद कितने टका हुए 228 टका। यानी यहाँ पर अगेन क्या हुआ, जो मेरी करेंसी है यहाँ पर जो रुपया है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होगी, ट्रांसफर होगी। लेकिन इस यूनिवर्स की जो नेट मनी है क्या उसमें कोई चेंज आया, उसमें कोई चेंज नहीं आया। वो पहले भी $100 थी, अब भी क्या है $100 है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रखा है। तो सेम यही लॉजिक कहाँ यूज होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी यूज होता है। यहाँ बोल सकते हैं जो एनर्जी नंबर है वो एक टाइप के नंबर से दूसरे टाइप के नंबर में एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन इस पूरे यूनिवर्स का जो नेट एनर्जी नंबर है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बात समझ में आई आपको ना। अब यहाँ पर हम टाइप की बात कर रहे हैं, तो एक स्पेशल टाइप की एनर्जी या हमारे इस कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। या मुझे जो चैप्टर हमारा चल रहा है, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एनर्जी पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद क्या आएगा काइनेटिक एनर्जी, फिर उसके बाद वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और इनके बीच कैसा रिलेशन होता है ये समझने के लिए हमें ये और ये चीज़ समझनी क्या थी, जरूरी थी। आई होप आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया, अब हिंट डालो क्या, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो क्या होगी काइनेटिक एनर्जी बताओ। आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ी होगी, 9th में पढ़ी होगी, 10th में पढ़ी होगी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, लिखो फटाफट, हिंट डालो, काइनेटिक एनर्जी। एक चीज़ ये बताओ, मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, जो फर्स्ट की चीज़ें हैं ना उनको मैं पहले से बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, पहले क्या होता था, मैं बोलते जाता था और लिखते जाता था, लेकिन अभी मैंने थोड़ा क्या किया, एक नया वे अपना रखा है कि मैं पहले से ही जो पहले का 10 मिनट है उसको मैं पहले से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बोर्ड में लिख दे रहा हूँ, ताकि क्या हो, आप इंगेज रहें। पहले में ही क्या आप लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा टाइम लग रहा था उसमें, तो इसमें क्या आई थिंक थोड़ा फास्ट हो रहा है। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हो। अगर इतना बताना हो गया है तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी is a energy of a system or we can say of an object is associated with its state। किसके साथ एसोसिएट होता है, इसकी स्टेट के साथ। अब स्टेट कौन कौन सी होती हैं, दो स्टेट होती हैं मैकेनिक्स में, एक मोशन की स्टेट, दूसरा रेस्ट की स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है मैकेनिक्स में, या मतलब न्यूटन मैकेनिक्स में, कि वो या तो मोशन कर रही है या फिर रेस्ट कर रही है। और इन दो स्टेट से एसोसिएटेड जो एनर्जी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो लिख के चलेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको ऐसे ही बोल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एसोसिएटेड विथ स्टेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यहाँ बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एसोसिएटेड विथ स्टेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। ओके, नाउ इसका मतलब क्या हुआ, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग वेरी फास्ट देन इट हैज हाई काइनेटिक एनर्जी। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग वेरी स्लो देन इट हैज़ लेस काइनेटिक एनर्जी। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है बहुत तेज मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, बहुत स्लो मूव कर रहा है, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट हैव लार्ज काइनेटिक एनर्जी, लार्ज काइनेटिक एनर्जी। जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी क्या होती है, जो स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनके कंपेयर में ज़्यादा होती है। अगला पॉइंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, कहाँ हो, किस स्टेट में हो, रेस्ट के स्टेट में हो, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज 0। ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, इफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट देन काइनेटिक एनर्जी, शॉर्ट में KE, काइनेटिक एनर्जी इज 0। अगर वो कहाँ हो, रेस्ट में हो, तो उससे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो दिस इज थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि हाउ वी कैन न्यूमेरिकली कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कि वो नंबर क्या होगा। मैं ऐसे दौड़ रहा हूँ, मेरे पास अपना कुछ मास है और मैं कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा हूँ, तो व्हाट विल बी द एनर्जी नंबर, या बोलते हैं व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी नंबर
फॉर मी, मेरे लिए वो काइनेटिक एनर्जी नंबर क्या होगा, उसे कैलकुलेट करने के लिए हम बोलते हैं, उस नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, वो हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे। नाउ इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, जिसका मास कितना है, m है, एंड मूविंग विथ वेलोसिटी v, मूविंग विथ वेलोसिटी v, then its kinetic energy is given as and kinetic energy is represented by k, तो k is equal to half of m v स्क्वायर है। तो पढ़ाई होगा आपने, तो इसे काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखते हैं हम न्यूमेरिकली, हम बोलते हैं मैथमेटिकली, इस तरीके से लिखेंगे कि k इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर इट। वैसे आपको तो याद ही होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन काइनेटिक एनर्जी। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करते हैं। ये बात समझ में आई आपको? नाउ तो दिस इज वन फॉर्मूला, और कभी कभी हम इस फॉर्मूले को मोमेंटम के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ। देखो, सिंस वी नो मोमेंटम, या बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, p इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी होता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, तो बैक्टेरियल लगा मैग्नीट्यूड हो गया। तो अगर मैं इस इक्वेशन 1 को देखूं तो k इक्वल टू कितना है मेरे पास, देखो दिस इज हाफ, मैं एक काम कर रहा हूँ m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे मैं कर सकता हूँ m v का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव, k इज इक्वल टू m v का होल स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा मेरे पास है, p स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ m आ जाएगा। तो इस तरीके से भी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म में, या बोलते हैं लीनियर मोमेंटम के टर्म में डिफाइन कर सकता हूँ। सही इट इज सब क्वेश्चन नंबर 2, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। ठीक है, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन किस टाइप का आता है, मैं क्वेश्चन की फ्री में आपको बता देता हूँ। वो बोलेगा कि आपके मोमेंटम में 20% का इंक्रीज हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है उसके मोमेंटम में 20% का इंक्रीज हो रहा है, बताइए उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में कितने % का इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीमेंट होगा। इस फॉर्मूले से आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है और क्लास 11 का क्वेश्चन है, आप सब ने अपनी ज़िंदगी में किया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और सर कहते थे कि कुछ आए ना आए ये क्वेश्चन आने वाला है कि मोमेंटम में अगर इतने % का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है तो बताओ काइनेटिक एनर्जी में कितने % का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। दिस इज डन बाई दिस फॉर्मूला विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर लेना आप। ठीक है, ओके, अब बढ़ते हैं थोड़ा बहुत आए को इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन क्या करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, मुझसे रिलेटेड क्वेश्चन ले लो। माना मैं एक सुमित सिंह मेहता हूँ, ठीक है, और मेरा कुछ मास है, लेट अस से आई एम 60 kg, कितने kg का हूँ मैं, 60 kg का हूँ। ठीक है, हल्का हूँ, कोई बात नहीं, वजन के हैं थोड़ा हल्के, मगर वजन शब्दों से आता है, तो शब्दों से आता है, यहाँ पर तो शब्दों का वजन मैं लिख सकता नहीं, तो सिंपल 60 kg का मैं हूँ, और मान लिया तो बना ही देता हूँ। ठीक है, खुद को इस तरीके से, ये हम हैं, और कितने kg का है, ये 60 kg का है, और सुमित है, एंड आई एम मूविंग विद वेलोसिटी लेट अस से 20 किलोमीटर पर आवर, या बोलते हैं 20 किलोमीटर पर आवर बोलो, या फिर हाँ कितना बोल दो, 20 किलोमीटर पर आवर। दिस इज माई स्पीड, इससे मैं दौड़ रहा हूँ। ठीक है, बहुत तेज दौड़ रहा हूँ, उतना तेज भी नहीं है। ठीक है, जो भी है, तो मुझे क्या करना है, अपनी काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर, कैसे करोगे फाइंड, बताओ। के इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एम की वैल्यू कितनी है, देखो 60 इंटू कितना आ जाएगा, 20 का स्क्वायर, लेकिन किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, यह ध्यान देना, कितना आ जाएगा ये, इतना किलोमीटर पर आवर, और ऐसा क्या आ जाएगा, ये होल स्क्वायर, और फिर यहाँ से तो कैलकुलेट कर लो फिर इसको। तो के इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, ये 400 हो जाएगा, और 400 डिवाइडेड बाई 2 200 हो जाएगा, तो 600 इंटू 200, 6 दूना 12, और फिर कितने आ जाएगा, यहाँ 3 जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो, और इतना क्या आ जाएगा, ये केजी था ना, तो केजी, दिस इज किलोमीटर स्क्वायर, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, आवर स्क्वायर। तो दिस इज माई काइनेटिक एनर्जी इन दिस वे। तो दिस इज नॉट एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट नहीं है, तो इसको आप मीटर पर सेकंड में क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक, कैसे करोगे चेंज, पहले किलोमीटर को किस में चेंज करो, मीटर में चेंज करो, फिर आवर को किस में चेंज करो, सेकंड में चेंज करो, जो आंसर निकल के आएगा उसमें निकल के आएगा मीटर पर सेकंड में निकल के आएगा। ठीक है, ये किस में है, केजी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर पे है। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर पर आवर स्क्वायर। ठीक ना, अगर कुछ ऐसा हो, अगर यहाँ पर मैं इसकी यूनिट निकालूँ, यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालूँ, तो दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, केजी, ये मेरे पास मीटर पर सेकंड, तो मीटर स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा, सेकंड की पावर -2, एंड 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 जूल होता है। जूल एक साइंटिस्ट है हमारे, अमेरिकन साइंटिस्ट है, या फिर
चलो अभी मेरे को देश का नाम पता नहीं है, लेकिन जूल क्या थे, एक बहुत महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनर्जी के बारे में स्टडी करी। तो उन्हीं के सम्मान में इसकी जो एनर्जी यूनिट होती है, काइनेटिक एनर्जी की, यहाँ बोलते हैं एनर्जी की जो यूनिट होती है दैट इज जूल। कितनी होती है? जूल होती है, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, और 1 जूल इक्वल टू कितना होता है? 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट काइनेटिक एनर्जी। नाउ अब ये चीज़ पढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी पहले? क्योंकि अब जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क, ठीक है। कि किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है और इस चेंज को हम किस तरीके से वर्क के साथ रिलेट कर सकते हैं और किस तरीके से हम वर्क को डिफाइन करेंगे, ये हमारा क्या रहेगा? नेक्स्ट एम रहेगा। अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया तो आगे आने वाला जो टॉपिक है आपका वो आपके लिए क्या होने वाला है? बहुत ईजी होने वाला है, ठीक है। आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो उसको अपने दोस्त के साथ शेयर करो और सबको बताओ कि इस तरीके से बीएससी और गेट के लिए और जैम के लिए लेक्चर सीरीज तैयार की जा रही है और बहुत मेहनत से ये लेक्चर बनाए जाते हैं। आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।